गुड़ा इंटरनेशनल के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रामपाल भारती एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जॉर्ज पंचम की नाक नामक व्यंग्य कहानी कमलेश्वर की शुरू कर रखी है और अब तक हम आ चुके हैं कि मूर्तिकार को बुलाया जाता है, उसको आदेश दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम के मूर्ति लगानी है। मूर्तिकार कलाकार होता है लेकिन पैसे से लाचार होता है और उसके बाद में एक मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग में क्या डिसीजन होता है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं। अभी इस वीडियो को बनाने से पूर्व एक समाचार मैंने देखा है और वो ये है कि हमारे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक ने ये कहा है कि 15 अगस्त से पहले स्कूलें हैं वो खुलने के अवसर या खुलने के चांसेस बहुत कम है। 15 अगस्त मतलब जून चल रही है। आज मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तारीख है 7 जून शाम के 7 बजे में। तो जून, जुलाई, पूरा अगस्त आधा, अभी भी 2.5 महीने आपको घर पर इसी तरीके से पढ़ना है। इधर मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, उधर आप मोबाइल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोकर देख रहे हैं, कूट कर देख रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं या फॉर्मेलिटी के साथ देख रहे हैं। ये तो आपका मन जानता है, आप जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है। लेकिन एक बात तय है कि जीत इतिहास गवाह है, हमेशा सत्य की होती आई है और सत्य आपके बारे में आपसे अधिक किसी को नहीं पता है। सत्य यह है कि आपको 2020 का आधा सेशन ऑनलाइन ही पढ़ना है और बचा हुआ आधा सेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ना है। व्यक्ति विपत्तियों के सामने हार मानकर अगर जीवन जिए तो धिक्कार होता है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे यह अपील करता हूं कि भारत के सभी टीचर्स अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। आप भी अगर बखूबी कार्य करेंगे तो हम एक आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत, विकसित भारत, सभ्य समाज की नींव रखने में सहायक होंगे। औपचारिकता को 2020 में साइड में रखना है। हर फॉर्मेलिटी को, मास्क पहनने के नाम पर फॉर्मेलिटी नहीं, हाथ धोने के नाम पर फॉर्मेलिटी नहीं, डिस्टेंसिंग रखने के नाम पर फॉर्मेलिटी नहीं और अपनी सुरक्षा के नाम पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं, पढ़ाई के नाम पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं, खाने के नाम पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं, काढ़ा पीने के नाम पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं। फॉर्मेलिटी को 2020 में जो साइड में रखेगा, अपने तक नहीं आने देगा, अपने जीवन को वास्तविक जीवन बनाते हुए जिएगा, वो व्यक्ति कुछ न कुछ कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये मेरा संदेश है। अब शुरू करते हैं आज का पाठ। हाँ, हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों की मीटिंग बना दी। करने का मतलब यह है और उनको ये कह दिया कि हमें ये काम चाहिए, आपको ये काम करना है। समझ गए? आखिर मूर्तिकार को पुनः बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई हो। बहुत बड़ा विचार दिया। जैसे किसने? मूर्तिकार ने। जैसे समस्या का हल ही निकाल लिया हो। किसने? मूर्तिकार ने। क्या कहता है कि परेशान मत हो आप, एक काम करो, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। पैसे दे दो आप तो,
एक एक पहाड़ पर जाऊंगा, आकिया वाली डूंगरी बोडकी में आऊंगा, उकमपरा भी जाएगा, बामलास भी आएगा, बाटीवाड़ भी आएगा, जहां जहां पहाड़ है वहां आएगा। कहने का मतलब ये है, आप ये मान लो अगर आपके आसपास कोई पहाड़ है तो वहां पर भी आएगा वो। क्या कहता है कि हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए क्या करनी होगी? मेहनत। जरूरत पढ़ने की है, पढ़ने के लिए क्या करनी होगी? मेहनत। समझ लो आप, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा 2021 में। आने वाला जमाना खुशहाल होगा अगर पढ़ोगे तो। इस संदर्भ में पहले मैं समझा देता हूं, अब इसको समझते हैं। देखो, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? मतलब भारत की धरा में सब कुछ है। भारत की धरा में वो शक्ति है जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखती है। इस लाइन का मतलब यह है, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, टंगस्टन, सब चीजें इस देश की मिट्टी में छिपी हैं। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी हम भारतीयों को, और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सभ्य भारत और साथ ही साथ विश्व को मार्गदर्शन करने वाला भारत, आध्यात्मिक भारत, ये बनाना होगा। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा अगर करेंगे तो, और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये किसने कहा? सभापति ने। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि भारत एक सोने की चिड़िया वाला राष्ट्र है और इस देश के पास अथाह भंडार है, ये अर्थ निकलता है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत का मतलब शर्म, बेशर्म होकर और कमेटी के सामने आता है। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। किसने? सिर नीचे करके और मूर्तिकार ने अपना समाचार दिया कि मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हर पहाड़ खोज आया हूं, लेकिन कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जो इस लाट के लगाया गया है, और यह पत्थर विदेशी है। आगे सभापति ने तेज में आकर कहा, तेज का मतलब है क्रोध में, गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर कि मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। लानत है मतलब तरस आता है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। क्या? दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? देखो, बात देखो कितनी सही है। सभापति भी विदेशी की तरह है। मैकाले की शिक्षा ने हमको क्या दिया? 1935 के आसपास मैकाले की शिक्षा आई भारत में। और मैकाले क्या चाहता था कि मैं भारत के लोगों को शक्ल और सूरत से भारतीय देखना चाहता हूं, पहनावे से अंग्रेज देखना चाहता हूं। मैं आपके सामने टाई लगाकर खड़ा हूं, गर्मी है, ऊपर पंखा चल रहा है, टाई की जरूरत नहीं है, मगर क्यों पहन रखा है? क्योंकि हम दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन अंग्रेज हो चुके हैं। इन सब बातों से हम क्या हो चुके हैं? अंग्रेज। पिज्जा, बर्गर, ये चीजें हैं, क्या हो चुके हैं? अंग्रेज। शीतल पेय के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं वो क्या हो चुके हैं? अंग्रेज। जबकि ये सब चीजें हैं क्या? कूड़ा खाद्य हैं। कहने का तरीका यह है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में 50 डिग्री तापमान में लोग टाई पहनकर घूम रहे हैं। वो किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, बाल डांस का मतलब है छोटे बच्चे का नृत्य करने का तरीका तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? पत्थर तो आखिर बहुत बड़ी चीज है। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा, फिर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि बात अखबार वालों तक नहीं पहुंची।
भारत बात कहां तक नहीं पहुंचे, मीडिया तक बात नहीं आनी चाहिए। देखिए मीडिया, अखबार, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चतुर्थ स्तंभ है। स्तंभ का मतलब है खंबा, पिलर। 4 पिलर पर लोकतंत्र टिका हुआ है भारत का। और वो कौन सा? पहला पिलर कौन सा? व्यवस्थापिका, भारत की संसद। कार्यपालिका, भारत का राष्ट्रपति। न्यायपालिका, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और नंबर 4 क्या? मीडिया या पत्रकारिता। ये चौथा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ इन तीनों स्तंभों पर बराबर नजर रखता है, बराबर सूचना पहुंचाता है। तो मीडिया से सब बचना चाहते हैं, व्यवस्थापिका वाले भी, कार्यपालिका वाले भी, न्यायपालिका वाले भी। तो बात कहां तक नहीं पहुंचे? अखबार वालों तक नहीं पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। और भारत में आज भी है, भारत की ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो व्यक्ति के दिमाग को संकुचित ज्यादा रखती है। बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, उसको पता नहीं कि भारत के गांवों में, भारत के खलिहानों में, भारत में आखिर हो क्या रहा है। और वहां से आदेश पारित होता है और उसके बाद में भारत में लागू होता है। वो धरातल पर कितना टिक पाया, ये आज भी इसकी कमी है। तो यहां पर सभापति सोच लेता है कि मूर्तिकार का आइडिया है, मूर्तिकार का विचार तो बढ़िया ही होगा, मेरे से तो बढ़िया ही होगा। मैं तो नकल मार के, या मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ कर, या मैं तो बहुत ज्यादा अपना दिमाग खर्च करके रट कर और परीक्षा में पास हो गया। मेरे पास ऐसा कौन सा दिमाग होगा मूर्ति बनाने का। तो चमक आ गई। चपरासी को आदेश हुआ, किसका? कमरे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। क्यों? बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचे। कमरे, दरवाजे सब बंद कर दिए गए। जब मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये बहुत बड़ी रिस्क ली है। किसने? मूर्तिकार ने। यानी ये इतनी बड़ी रिस्क है कि उस बंद कमरे में मूर्तिकार के लट पड़ जाएं। क्या अगर 5-4 देशभक्त व्यक्ति वहां बैठे हो, या देश के स्वतंत्र सेनानियों के प्रति उनके हृदय में सम्मान की भावना हो, तो उसको सजा हो जाए। इतनी बड़ी रिस्क है ये। लेकिन मूर्तिकार को पता है क्या कि मुझ पर ऐसी कोई आफत नहीं आने वाली है। तो मूर्तिकार नया विचार लाता है। और नया विचार क्या है? डरते डरते, कांपते कांपते, हकलाते हकलाते, संकुचित होते हुए, सकुचाते हुए वो क्या बोलता है कि अगर आप इजाजत दें तो देश में जितने भी राष्ट्र नायकों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की जो लाटें हैं, मूर्तियां हैं, उनमें से किसी एक लाट की नाक को कुछ समय के लिए उखाड़कर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दिया जाए। अब देख लो, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी इज्जत क्या जॉर्ज पंचम से कम है? जिस जॉर्ज पंचम ने भारत पर राज किया, भारत को गुलाम बनाया, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर लाट पर नाक लगाने के लिए भारत के किसी स्वतंत्र सेनानी की नाक उखाड़ना जायज है? यहां प्रश्न यह उठता है। अब सबकी तरफ देखा, सब अधिकारियों ने। क्यों देखा? कि तेरे कोई आपत्ति तो नहीं है, मेरे तो नहीं है, तेरे कोई आपत्ति तो नहीं है, मेरे तो नहीं है। सबकी आंखों में एक क्षण की बदयवासी के बाद, कुछ पलों के लिए तो थोड़ी हताशा, निराशा हुई, लेकिन खुशी तैरने लगी। बाद में सब क्या हो गए? खुश हो गए। कुछ भी हो, चाहे जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लगने चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, ये काम बड़ी चतुराई से करना है, होशियारी से करना है। अगर पता चल गया कि मीटिंग में ऐसा फैसला हुआ है तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे। और मूर्तिकार फिर से निकल पड़ता है 15-20 हजार रुपये लेकर।
आज के दौर में मूर्तिकार होता तो कितने 15-20 लाख लेकर। किस लिए? देश दौरे पर। क्या जाने के लिए? जॉर्ज पंचम की लाट पर है नाक लाने के लिए। खोई हुई नाक का नाप उसके पास था कि जॉर्ज पंचम के नाक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। दिल्ली से वह कहां गया? बंबई। बंबई में कौन मिले? दादा भाई नेहरू जी, भारत की राजनीति के पितामह कहे जाते हैं। कौन? दादा भाई नेहरू जी, जो गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु थे। और ये गोखले पास में बैठे हैं। कहां गया? गोखले की मूर्ति को देखने के लिए। उसके बाद बंबई में कौन मिले? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या लिखा? सबसे महत्वपूर्ण गीता रहस्य पुस्तक लिखी, जो काफी चर्चित हुई। और उसके बाद हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी की नाक का नाप लिया। उसके बाद काउंसली जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, सबकी नाकें नापी और कोई भी नाक फिट नहीं बैठी। बंबई के बाद कहां जाते हैं? गुजरात। गुजरात में कौन मिलेगा? सबसे पहले तो गांधी जी मिलेंगे। कहां हुआ था जन्म? पोरबंदर में। कब? 2 अक्टूबर 1869। भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या क्या किया 1915 के आने के बाद में? पता होना चाहिए, अपाएसटी के स्टूडेंट भी हैं। क्या? 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 असहयोग आंदोलन 22 तक। उसके बाद में क्या हुआ? 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 भारत की आजादी। ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हुए। हाँ, सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं और भारत की 500 से अधिक रियासतों को एक जगह किया। लगभग 563 रियासतों को एक जगह कर भारत का एकीकरण किया। इस कारण क्या कहलाते हैं? लौह पुरुष। सरदार पटेल की नाक का भी नाप लिया, लेकिन फिट नहीं बैठी। विठल भाई पटेल, महादेव देसाई, बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी थे। सबकी मूर्तियों को परखा और गुजरात में भी काम बना नहीं। बंबई गया, नेहरू जी को देखा, गोखले को देखा, शिवाजी को देखा, काउंसी जहांगीर को देखा, नहीं काम बना। गुजरात गया, गांधी जी को, सरदार पटेल को, महादेव देसाई की मूर्ति को देखा, काम नहीं बना। नंबर आता है बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में कौन मिलेंगे? सबसे पहले तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें साहित्य की दुनिया का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1913 में। रचना कौन सी? गीतांजलि। सुभाष चंद्र बोस, 18 अगस्त 1945 विमान में जिनका जर्मनी से आते वक्त निधन होता है और आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। किस लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भारतीय बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर बने नहीं। उसके बाद राजा राम मोहन राय, 13 भाषाओं के जानकार। और सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाई। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और राजा की उपाधि किसने दी राजा राम मोहन राय को? अकबर द्वितीय ने। हाँ, आदि को भी देखा, नाप जो की बिहार की तरफ चलता है। बिहार में कौन मिलेगा? 2-3 क्रांतिकारी मिलते हैं बिहार में भी। वहां से होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति कहां मिलेगी? अल्फ्रेड पार्क। बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए राम प्रसाद बिस्मिल। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जिन्हें हाल ही में और कौन सा पुरस्कार मिला मरणोपरांत? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। इनके नाम पर काशी में विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद आदि की लाटों के पास गया, घबराहट में मद्रास भी पहुंच जाता है। मद्रास में सत्यमूर्ति जी को देखता है। आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं सत्यमूर्ति जी, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिकता को आगे ले जाते हैं वे दिखते हैं। मैसूर और केरल भी जाते हैं।
सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब में मिलता है पंजाबी शेर लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 को लाला लाजपत राय सैंडर्स मारते हैं, स्कॉट को मारते हैं, भगत सिंह आदि का बदला लेकर। तो वे मिले, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। क्या कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सभी नाक बड़ी निकली। बहुत बड़ी बात है यहां पर कि भारत का हर स्वतंत्रता सेनानी, हर क्रांतिकारी, भारत का हर राष्ट्र नायक, हर देशभक्त की प्रतिष्ठा, इज्जत, वर्चस्व, यश, मान, सम्मान, अस्तित्व कहीं न कहीं जॉर्ज पंचम की नाक से ज्यादा है। देखिए क्या अर्थ है इसका कि सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी, मतलब नाक का मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, कि भारत के सब क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से कहीं न कहीं अधिक है। इसलिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, लाट पर नाक लगाना तकरीबन असंभव सा है। ये बात आकर वो कहता है। अर्थात यहां क्या पता चलता है कि इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, राष्ट्र नायकों की नाक का मतलब प्रतिष्ठा, जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से, इज्जत से कहीं न कहीं अधिक है। इस लाइन का अर्थ यह है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।